हैं सर विभाग की। सबसे पहले जो आपका विभाग है, अगर कोई आम जनता इसको समझना चाहती है तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है कि ये उर्दू में इसकी शब्दावली है, तो यहीं से ही डिफिकल्टी शुरू हो जाती है पहले स्टेप से ही राजस्व विभाग की। तो जब एंट्री ही ऐसी है तो आगे आज तक सरकारों ने, आप भी, आपके पास इतना लंबा एक्सपीरियंस है, इसको हिंदी या अंग्रेजी में क्यों कन्वर्ट नहीं किया जाता है ताकि जो न्यू जनरेशन है, क्योंकि मुझे सवाल आए हैं ये 45 साल तक के जो हैं उनके मैक्सिमम ये सवाल था कि हम समझना चाहते हैं इस विभाग को, परंतु जो लैंग्वेज है उर्दू है उसके बाद हम हट जाते हैं पीछे। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात सही है कि जो 45 साल से छोटे हैं जी, उनको इसकी टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती है। उसका कारण बिल्कुल है क्योंकि वो उस प्रकार से जमीन से नहीं जुड़े हैं जिस प्रकार से हमारे बुजुर्ग जुड़े हुए होते थे। बिल्कुल और एग्जैक्टली। वो एग्रीकल्चर फार्मिंग करते थे जी और हमेशा पटवारी से उनका संपर्क रहता था। जी तो जो ऐसे शब्द थे जो कि हमारे जो किसान भाई थे या हमारे बुजुर्ग थे उनके मुंह पर जो प्रचलित थे, वो शब्द जो है विभाग ने अभी तक नहीं हटाए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, इंतकाल। जी बिल्कुल। इंतकाल अगर हम कहते हैं तो हर कॉमन आदमी उसको एकदम समझता है कि इंतकाल क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे भी शब्द थे जो कि बहुत टिपिकल थे। हम लोगों ने जब ये सर्विस ज्वाइन किया था तो धर्मशाला में हम जब पहली बार गए, वहां सेटलमेंट ऑफिसर राजवंश संधू जी थी। बहुत जी कॉम्पिटेंट ऑफिसर रहे हुए हैं रेवेन्यू में और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हमें भी बड़ी परेशानी आई हुई, जाते ही हमने कहा मैडम ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये है क्या भला है। जी क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे थे जो हमारे सिर से ऊपर क्रॉस कर रहे थे। जी तो उन्होंने कहा कि आप जब बार बार इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये शब्द बिल्कुल आपके लिए कॉमन बन जाएंगे। जी। अच्छा, ये तो एक बात रही कि जो शब्द प्रचलित हैं, जो लोग समझते हैं, उनको आज तक चलने दिया है। चलने दिया कुछ गया, शब्द बिल्कुल। थे जो कि प्रचलित आगे नहीं चलने वाले थे या टिपिकल थे, उनको जो बंदोबस्त हमारा होता है, लैंड सेटलमेंट जो होती है, जी उस लैंड सेटलमेंट। वक्त एक सेटलमेंट हिदायत बनती है। जी उसमें इन चीजों के ऊपर गौर किया जाता है और जिन शब्दों को हटाने की जरूरत होती है उन शब्दों को वहां से हटा दिया जाता है। ओके। तो ये जो आज की प्रणाली में थोड़े बहुत शब्द रहे हैं, ये भी धीरे धीरे इनकी कन्वर्सन हो रही है और इनका हिंदी अनुवाद जो है आने वाला है और बहुत सारे हिंदी अनुवाद में कर भी दिए गए हैं। जी जी बिल्कुल। अब एक्चुअली हमारे सवाल भी आने शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, और साथ में क्योंकि उससे पहले हम थोड़ी सी चाह रहे थे कि इस विभाग के जो कार्य प्रणाली है, जो सवाल हैं उससे पहले बोनाफाइड और ये अपना ये मैं भूल गया अभी, एक सेकेंड। हाँ, डोमिसाइल, इसमें एक फर्क क्या है डोमिसाइल और देखो, बोनाफाइड? हमारे जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल सरकार हिमाचल प्रदेश ने बनाया हुआ है, जी उसमें इस चीज को बिल्कुल क्लियर किया गया है। जी बोनाफाइड उसको कहते हैं जो कि यहां रहता है और जी पिछली 20 सालों से रह रहा है। ये पीरियड जो है, सरकार कभी 15 साल भी था, फिर 25 साल कर दिया, अब ये 20 साल है आज तक। 20 साल की। जो 20 साल से रह रहा है, परमानेंटली हिमाचल प्रदेश में रहता है, या 20 साल से रह रहा है, या यहां रहता है लेकिन सर्विस की वजह से कहीं बाहर नौकरी करता है, जी ये तीनों कैटेगरी के लोग जो है बोनाफाइड माने जाते हैं हिमाचल प्रदेश के। ओके। इसके अलावा जो 20 साल से नीचे के टेन्योर में यहां हिमाचल प्रदेश में रह रहा है, उसको हम हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल मानते हैं। ये दोनों के बीच में अंतर है। जी, तो इसमें इसमें इनकी जो बेनिफिट्स हैं उसमें क्या फर्क रहता है? बेनिफिट इसमें ये है, जो बोनाफाइड है जी और जो हिमाचल प्रदेश के लिए ही जो नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, जो निर्धारित केवल हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड के लिए हैं, उस पे डोमिसाइल जो है अप्लाई नहीं कर सकता। डोमिसाइल अप्लाई नहीं और कर डोमिसाइल जैसे स्कूल में एडमिशन लेनी है या कहीं और कोई बेनिफिट लेना है जो कि सरकार की वेलफेयर स्कीम चली है, वहां पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट काम करता है। ओके। एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते वो? एग्रीकल्चर लैंड एक अलग इशू है, वो उसके अलग, वो ऊपर हम आगे बात चर्चा करेंगे। करेंगे जब 118 की बात आएगी, ठीक मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक ठीक।
तो सर पहला सवाल हम यहाँ से इनका भी ले लेते हैं, क्योंकि काफी सवाल भी आ रहे हैं तेजी से। यशवीर सिंह रनौत जी हैं, अध्यापक हैं। इनका कहना है लगभग 30 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने मुश्तरिका भूमि से अपने हिस्से से कुछ बिग्गा जमीन बेची थी। ठीक है सर, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीन उसी मुश्तरिका भूमि के अन्य हिस्सेदार मालिक के खाते में बेची हुई दर्ज है। अब इसकी दुरुस्ती कैसे कर सकते हैं? ये सर आप गॉट इट माय पॉइंट, या दोबारा पढ़ूं मैं? नहीं, ये प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ है। इसमें सर इनका कहना है कि 30 साल पहले एक व्यक्ति ने मुश्तरिका भूमि जो है अपने हिस्से की 1 बिग्गा बेच दी थी, परंतु जो राजस्व रिकॉर्ड है उस ये जमीन उसी मुश्तरिका भूमि के अन्य हिस्सेदार मालिक के खाते से भी बेची हुई दर्ज पाई जा रही है। किसी अन्य जो है ना मुश्तरिका के मालिक जो हैं, उन्होंने भी, जो हिस्सेदार थे, उन्होंने भी उसी जमीन के हिस्से को बेच दिया है। तो इसका जो है दुरुस्ती कैसे की जाए, ये इनका कहना है। ये जो है, अगर वो जो बेचने वाला है वो केवल एक व्यक्ति है उस मुश्तरके खाते में से जी, और उसने अपना शेयर बेचा है, जी, तो वो बाकियों के शेयर के अगेंस्ट नहीं दर्ज होगा। अगर किया है तो गलत है। ओके। अगर ये क्लैरिकल मिस्टेक है तो ये जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट आज की डेट में भी इसको ठीक कर सकता है। लेकिन अगर ये क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है, कोई और इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो इनको इसकी दुरुस्ती जो है सिविल कोर्ट में जाकर करना पड़ेगी। अन्यथा अगर ये क्लैरिकल मिस्टेक है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको कर सकता है। तो इनको पहले जो डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, अपनी जो शेयर डीड है उसको बताएं अपने तहसीलदार को। यदि वहां पर जो ट्रांजैक्शन है वो ठीक हुई है तो फिर उसको क्लैरिकल मिस्टेक मानकर उसको करेक्ट किया जा सकता है। ओके। इसमें मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं वो क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि 30 साल पुरानी ये बात है और 30 साल पहले किसी ने जमीन बेची और जो उसके हिस्सेदार थे उस मुश्तरका के दूसरे, तो उनके खाते से भी ये बिकी हुई जमीन बताई जा रही है। ये गलत हुआ है। कैसे हुआ है ये तो रिकॉर्ड देके पता चलेगा। रिकॉर्ड देख के पड़ेगा, अगर नहीं है तो इनको फिर सिविल उसमें जाना पड़ेगा। इसमें अगर नहीं, अगर क्लैरिकल मिस्टेक है तो सिविल में जाने की जरूरत नहीं है। एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट में इसका प्रोविजन है। जी, यहाँ पर सर दौलत चौहान जी हैं, इनका सवाल है पीडब्ल्यूडी विभाग को जो जमीन रोड निकालने के लिए दी जाती है, अगर रोड नहीं निकलता है तो उस जमीन को कैसे वापस लिया जाए? क्या इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार आपने जो गिफ्ट डीड कर दी है उसको वापस ले सकते हैं? जो फिर उसके गिफ्ट ऊपर डीड है क्योंकि इनका कहना है कि PWD को दी थी हमने रोड निकालने के लिए, विभाग ने रोड नहीं निकाला तो हम चाहते हैं वापस उसको लेने के लिए। नहीं, उसमें देखना पड़ेगा मोड क्या है, क्या उन्होंने गिफ्ट किया है, सेल किया है। ओके, दौलत चौहान जी इस क्वेश्चन को आप एक बार नीचे लिखें कि आपने गिफ्ट डीड है ये, या आपने सेल डीड है ये, यही आप जानना चाह रहे हैं ना सर? हाँ, या तो किस मोड से उन्होंने उनको ट्रांसफर किया हुआ है इसको। जी, आशा शर्मा है, 1982 में फैमिली पार्टीशन के लिए अप्लाई किया था, सेकंड पार्टी एग्री नहीं हुई, फिर 1985 में विड्रॉल के लिए अप्लाई किया फर्स्ट पार्टी ने, और तब सेकंड पार्टी एग्री हो गई पार्टीशन के लिए। फर्स्ट पार्टी के अब्सेंस में पार्टीशन हुआ। टिल डेट द केस हैज शिफ्टेड टू हाई कोर्ट। 2006 में कोर्ट ने तहसीलदार को ऑर्डर दिया कि स्पॉट पर जाकर पार्टीशन करें, बट टिल डेट कोई भी फैसला नहीं हुआ। तो अब बताएं क्या करना चाहिए? समझ गए सर? समझ गया हूं मैं। ये विभाग की बहुत बड़ी दुर्दशा है इसमें। ये केवल इनके घर की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो पार्टीशन है बहुत सिंपल प्रोसेस है। हमारे इसमें लॉ में लिखा हुआ है, जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, एक्ट है, एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसमें 2 किस्म से पार्टीशन होते हैं। एक तो फैमिली पार्टीशन है, अगर सारे शेयर होल्डर जो हैं एग्री हैं जी, तब तो आप सिंपली पटवारी के पास जाकर अपनी रपट दर्ज करवाकर वहां से ही आप सीधा म्यूटेशन दर्ज करवा सकते हैं उसके तदीमा बनाने के बाद। अगर सारे एग्री नहीं है तो उसके बाद एक दरखास्त जो आप तहसीलदार को दें, एसी फर्स्ट ग्रेड जो होते हैं, या नायब तहसीलदार एसी सेकंड ग्रेड को दें,
और वहां पर जो हमारा पार्टीशन का प्रोसेस है उसको ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में कवर करना होता है, और 6 महीने में वहां से ऑर्डर होके उसकी पार्टीशन होनी चाहिए होती है। लेकिन धरातल पे स्थिति ये है कि 6-6 साल एक पार्टीशन के लिए लग रहे हैं, और इसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर इसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन करें। जी। राकेश रिक्की जी हैं, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के न्याय के लिए त्रस्त हजारों पौंग बांध विस्थापियों को किस माध्यम से राजस्थान में न्याय मिल सकता है, ये इनका क्वेश्चन है। हजारों विस्थापियों को जिला श्री गंगानगर में सिंचाई युक्त जमीनों के आवंटन, मॉनिटरी कंपनसेशन रूपी न्याय दिलवाने में प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या योगदान संभव है? इसमें कहीं पर भी किसी न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है अगर दो प्रदेशों की सरकारें जो है वो लोगों के साथ न्याय करना चाहती है। ओके। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ से ये विस्थापित हुए हैं और राजस्थान में इनको भूमि दी गई है, लेकिन वहां पर क्यों इनके कब्जे में वो भूमि नहीं आ रही है, ये वहां की सरकार को देखना चाहिए, और यहाँ की सरकार को ये मैटर राजस्थान सरकार से टेकअप करना चाहिए, और इसमें कोई ज्यादा लिटिगेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों सरकारें इसमें अपनी पॉलिटिकल विल रखती हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से मामला सुलझाया जा सकता है। जी। विशाल शर्मा जी लिखते हैं, अगर धोखे से अपने नाम जमीन करवा ली किसी ने तो उसका क्या तोड़ हो सकता है? जिनसे करवाई है उनकी डेथ हो गई है। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि धोखे से कराई है, क्योंकि जिनसे करवाई उनकी तो डेथ हो चुकी है, वो फिर ये इनके लिए बड़ी समस्या है मुझे लगता है। नहीं, समस्या उस पर डिपेंड करता है कि किस मोड से कराई है, उस मोड को कैसे आप बता रहे हैं कि ये धोखा हुआ है। क्या उसमें सिग्नेचर फोर्स्ड है या कोई ऐसे और सर्कमस्टांसिस हैं, क्या वो मेंटली ठीक नहीं थे? अगर ये वो प्रूव कर देते हैं सिविल कोर्ट में जाकर तो इस लैंड को वापस लिया जा सकता है। जी विशाल जी, सिविल कोर्ट में जाकर प्रूव करें कि धोखाधड़ी कैसे हुई है प्रूफ के साथ, तब आपका इसका समस्या का समाधान हो जाएगा, जैसे कि कॉन्डल जी ने यहाँ पर बताया। संजीव ठाकुर जी कहते हैं, पंचायत सर्किल हटवाड़ में हुक्मी तकसीम नहीं हो पा रही है, कृपया इसका समाधान बताएं, कैसे हो सकती है? हुक्मी तकसीम तो वो होती है जो कि तहसीलदार ने करनी होती है, उनके पास जो केस किसी ने दायर किया हुआ है। अब क्यों नहीं हो रही है इसका कारण इनको बताना चाहिए। ये मतलब तहसीलदार को, ओके, ये तो तहसीलदार को करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ इज वेरी क्लियर, दिस इज मैन मेड प्रॉब्लम। जहां भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, सारी रेवेन्यू, ये लॉ से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा लॉ बिल्कुल क्लियर है। एक एक चीज का समय निर्धारण किया गया है, अगर कहीं कमी है तो वो है जो उसको कार्यान्वयन करने वाले हैं, जिसकी वजह से लोग दुखी हो रहे हैं। जी। पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं, मंडी से जुड़े हैं। कौंडल जी को नमस्कार। मुजारा एक्ट और इसके तहत मिली जमीन के बारे में प्रकाश डालें, वाल उल अर्ज में देवता नवाली क्यों दर्शाए जाते हैं? टेनेंसी लैंड के ऊपर पूछ रहे हैं कुछ? इनका पुरुषोत्तम जी का सवाल है, मंडी से जुड़े हैं पुरुषोत्तम जी, और इनका है कि मुजारा एक्ट और इसके तहत मिली जमीन के बारे में प्रकाश डालें। उनको कैसे मिली, क्या उन्होंने और वाल, और साथ में ने जुड़ा कि वाल उल अर्ज में देवता नवाली क्यों दर्शाए जाते हैं? वाजिब उल अर्ज जो है उसमें जो जिसका ये नाम ले रहे देवता का, अगर उनकी भूमि, वो ओनर है उस भूमि के, वो तो दिखाएंगे। लेकिन जो टेनेंसी की बात ये कर रहे हैं, टेनेंसी में इनको लैंड कैसे मिली है, इसका जरा इनसे प्रश्न करें। सुन रहे हैं आप, बताइए सर, इन तक आपकी आवाज आ रही है कि आप क्या जानना चाहते हैं इनसे? हेलो कौंडल जी, आप इनसे क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि टेनेंसी लैंड इनको कैसे मिली है, क्या इन्होंने रिजर्व कराई थी टेनेंसी एक्ट में, वो जिस टाइम इनकी भूमि जो है मुजारों को गई थी, ये क्या जानना चाहते हैं? जी, मुझे लगता है आपने सवाल सुन लिया जो पूछना चाह रहे हैं कौंडल जी, तो कृपया उसका आप एक बार फिर से मैसेज करें हमें।
यहां पर भाग सिंह जी कहते हैं कि अगर जमीन निशानदेही दूसरों की निकल जाए तो क्या करना चाहिए। ये सवाल आगे हम लेते हैं। तो अब हम अपना सवाल ले लेते हैं, कुछ विराम देते हैं जो जनता के सवाल हैं। तो सर, अगर एक जैसे मुझे भी यहाँ पर ऑफलाइन ये सवाल आया है, कोई व्यक्ति अगर 65 साल से यहाँ रह रहा हो और उसके पास बंजर भूमि जमीन है, हालांकि बंजर हम सब यूज नहीं करते हैं, इसका कृषि योग्य नहीं है, उसके आधार पर उनके बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? ये देखो, हर चीज जो है हमारे जो किताबें हैं इसमें नहीं लिखी होती है, और ये उनमें से एक चीज है जी। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं जो बहुत सारे लोगों की जानकारी के लिए आवश्यक है जी। इसी प्रकार का एक मामला 3-4 साल पहले मेरे पास आया था। एक व्यक्ति की 2 शादियां थी, और जब शादी के बाद जो एक पत्नी थी उसके 5 बच्चे थे, और उस पिता ने क्या किया कि वो सारे 5 बच्चों के नाम पर वो भूमि कर दी अपनी, और जो दूसरी पत्नी के एक बच्चा था उसको लैंडलेस कर दिया। जब वो व्यक्ति विभाग के पास गया कि मैंने एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है, तो हमारे विभाग ने इनकार कर दिया कि आप नॉन एग्रीकल्चरिस्ट बन चुके हैं, आप लैंड नहीं ले सकते। मैंने ये केस प्लीड किया था, लेकिन क्योंकि आपको मालूम है कई लोग प्रॉपरली लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते जी, और वो कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं खरीद सकता। मैंने कहा ठीक है, मैं सरकार को इस मैटर को डीसी के माध्यम से भिजवाता हूं, और ये मैटर डीसी के माध्यम से जब शिमला में गया, 1 साल तक फाइलों में घूमा, और 1 साल के बाद नोटिफाई हुआ कि इस प्रकार के केसेस में यदि कोई लैंडलेस भी हो गया है तो भी उसको एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा। एग्रीकल्चरिस्ट स्टेटस जो है ये कोई इंडिविजुअल का नहीं होता है, ये फैमिली का स्टेटस होता है। तो इसी प्रकार से इनका भी जो प्रश्न है कि 65 साल से ये यहाँ हैं, तो इसका मतलब ये बोनाफाइड हिमाचली हैं। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न आता है कि इनके पास जो भूमि है वो बंजर है जी। अब बंजर भूमि की अगर हम डेफिनेशन लें तो 2 साल तक लगातार जो भूमि कास्त नहीं की जाती उसको बंजर लिखा है हमारे लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। जी। तो क्या जो भूमि 2 साल पहले एग्रीकल्चर की जाती थी उसके ऊपर अगर 2 साल तक कोई व्यक्ति जो है उसकी कास्त नहीं करता तो क्या उसका एग्रीकल्चर स्टेटस जो है खत्म हो जाएगा? ये कॉमन सेंस की बात है। अधिकारियों को इसके ऊपर अपना दिमाग अप्लाई करना चाहिए। ये किताब में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि उस बंजर भूमि के अगेंस्ट उसको एग्रीकल्चरिस्ट माना जाए, लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब 2 साल में आप अपने आप उस भूमि को बंजर बना रहे हैं क्योंकि वो उसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं कर रहा है जी। लेकिन हो सकता है उसके ऊपर वो और काम कर रहा हो, बिल्कुल वहां पर मुर्गी पालन कर रहा हो, पशु पालन कर रहा हो, या कोई एग्रीकल्चर परस्यूट्स कोई और चला रखा है उसने ऊपर जिसकी वजह से वो बंजर हो। तो ये सारे लोग जो एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए एलिजिबल हैं, ये लॉ में लिखा हुआ है 118 में, ये एचपी लैंड टेनेंसी एक्ट में। तो इसमें कोई हिच नहीं है। अगर बंजर भी है जमीन तब भी उसके बच्चे जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट माने जाएंगे जी। और साथ में अगर सर इससे मिलता जुलता ही दूसरा मैं अगर सवाल करूं कि अगर वो यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं पे यही सवाल है, और उनके पास कोई भी जमीन नहीं है, तब उनको कौन सा सर्टिफिकेट, क्या वो बोनाफाइड होंगे? फिर बोनाफाइड तो होंगे ही। वो बोनाफाइड कह दिया आपको कि 20 साल से जो व्यक्ति लगातार यहाँ रह रहा है, चाहे जमीन हो चाहे ना हो, उसका जमीन का कोई रिलेशन ही नहीं है उससे। तो पर ऐसे मंडी, ऐसे उन्ना में ऐसे केस क्यों है ऐसे बड़े पेंडिंग पड़े हुए जहां पर अधिकारी मना करते हैं बोनाफाइड देने के लिए? ऐसा है, ये सवाल जिन्होंने भेजा है उन्होंने कहा है कि यहाँ मना किया गया देने के लिए उन्ना में, तो इनको आगे जाना चाहिए, है ना? तो आपकी राय क्या है? जो है अगर कोई मना करता है तो रिटर्न में मना कराइए और उसकी अपील जो है वो नेक्स्ट अधिकारी को करिए, वहां पर उस मिस्टेक को ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सब 2 ऐसे सवाल हैं, इनसे हर कोई जुड़ा रहता है जो आपने अभी यहाँ पर आंसर किए हैं, और स्थिति भी आपने स्पष्ट की। यहाँ पर हमारे साथ दिनेश कुमार जी जुड़े हैं दिल्ली से। सबसे पहले तो मैं दिनेश कुमार शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्होंने काफी आज इस जो प्रोग्राम है इसके पीछे इनका भी बड़ा हाथ है।
और क्योंकि ये भी समस्या से जूझ रहे थे, इन्होंने मैसेज किया 3 दिन पहले कि जो प्रोग्राम है जल्दी से करवाएं उस प्रोग्राम को, इसके ऊपर एक प्रोग्राम होना चाहिए। ये ऐसी समस्या है जिससे हर परिवार जूझ रहे हैं। और इन्होंने एक पोस्ट भी डाली थी जिस पर काफी ज्यादा रिस्पॉन्स आया था इनकी पोस्ट पर, और काफी ज्यादा वहां पर इस विभाग को लेकर चर्चा हुई थी। तो इनका सर सवाल है, अगर निशानदेही पटवारी की गलत पाई जाती है तो क्या कोई सरकार की तरफ से कार्रवाई होती है? और दूसरा इन्होंने कहा था कि जब निशानदेही होती है तो 2 पार्टियां हैं, उनसे ही क्यों लिख कर लिया जाता है, अधिकारी क्यों ना वहां लिख कर दें, साइन करके जाएं कि ये सही है, अब इसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं है। और इसी वजह से काफी केस लटके रहते हैं। निशानदेही एक ऐसा कार्य है राजस्व विभाग का, अगर वो सही किया जाए तो मैं कहता हूं 40% लिटिगेशन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। जहां तक इनका प्रश्न है कि अगर पटवारी देता है, पटवारी कानून को जो भी देता है, उसके बाद उसको क्या चैलेंज किया जा सकता है? पहला प्रश्न तो ये है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में ये लिखा है कि राजस्व अधिकारी जो है वो डिमार्केशन कर सकता है, और एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट में राजस्व अधिकारी वो माना जाता है जो नायब तहसीलदार से लेकर फाइनेंशियल कमिश्नर तक जो अधिकारी हैं। ओके। लेकिन राजस्व अधिकारी खुद डिमार्केशन नहीं दे सकता, तो वो अथोराइज कर सकता है कानूनगो को कि आप डिमार्केशन करिए। जी। कानूनगो जब डिमार्केशन करता है तो उसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करता है तहसीलदार को या नायब तहसीलदार को, और वो उसको दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है कंफर्म करता है उस रिपोर्ट को, तब वो निशानदेही लीगली वैलिड मानी जाती है। अब प्रश्न है कि क्या उसको चैलेंज कर सकते हैं? अगर किसी को ये डिमार्केशन मान्य नहीं है तो उसके अपील करने का प्रोसेस है, 30 दिन के अंदर आप एसटीएम को उसकी अपील कर सकते हैं। अब एक प्रश्न इन्होंने और किया है बीच में कि डिमार्केशन जो है, मैं भूल रहा हूँ, दोबारा। हाँ, इनका सर ये था कि जो अधिकारी आते हैं पैमाइश करने के लिए, वो वहां पर साइन करके क्यों नहीं जाते हैं, बजाय पार्टियों से साइन करवाते हैं। ये इनका प्रश्न है। उसमें बड़ा सेट प्रोसीजर डिमार्केशन का बना रखा है हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू ने, जिसमें प्रोसेस ये होता है कि जैसे जब डिमार्केशन शुरू करेंगे तो उससे पहले हमें मौका पर जाकर उस भूमि के 3 तरफ, उस भूमि के बाहर, उस भूमि को हमने अभी टच नहीं करना है, उससे बाहर हमें 3 पक्के निशान ढूंढना पड़ते हैं। और अगर 3 नहीं मिलते, 2 मिलते हैं, तो उसके आधार पर तीसरा हमें सेट करना पड़ता है। और अगर 2 भी नहीं मिलते, 1 मिलता है, तो हमें उसके आधार पर 2 और करना पड़ते हैं। मिनिमम हमें 3 जो पक्के निशान है वो कायम करना पड़ते हैं। अब यहां प्रश्न आता है कि ये पक्के निशान जो है उसके लिए लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना जरूरी होती है कि क्या वो इन निशानों से सहमत हैं, इस पे कोई उनको शक शुबा तो नहीं है। यदि शक है तो उसका निवारण करने के लिए वो जो राजस्व अधिकारी वहां होते हैं वो दोबारा उसको कंफर्म करते हैं पैमाइश करके कि आप देख लीजिए ये पैमाइश करके यहां पर पॉइंट आ रहा है और ये पॉइंट जो है हमारे मुताबिक सही है। इसके लिए फिर दोनों पक्षों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होती है, और उसमें अगर कोई व्यक्ति स्टेटमेंट नहीं भी देना चाहता है तो ना दे, वहां पर लिख दिया जाता है कि इन्होंने स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया। लेकिन वहां पर जो राजस्व अधिकारी डिमार्केशन दे रहा है उसको अपना ही सर्टिफिकेट ये साथ में देना पड़ता है, वहां लिखना पड़ता है अपनी रिपोर्ट में कि मैं इन निशानों से पूर्णतया सहमत हूं, और क्यों सहमत हूं उसकी एक्सप्लेनेशन देना पड़ती है। जी जी। बाकी सर इन्होंने एक और इसमें जोड़ा है कि हमारी जमीन पर रोड बना दिया गया बिना हमारे एफिडेविट के, अब क्या करना चाहिए? इसी तरह सरकारी स्कूल भी बना दिया गया, अब कैसे मुआवजा लिया जाए? हमने कोई गिफ्ट डीड नहीं दी है, जबकि जबरन किसी भी व्यक्ति की भूमि पे ना तो सरकार कब्जा कर सकती है ना कोई व्यक्ति कर सकता है। इसमें ये ट्रेसपासिंग में आता है। अगर जबरन किया है इनके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर दीजिए, आपको इसका कॉम्पनसेशन मिलेगा और सरकार को देना पड़ेगा। जी।
और साथ में सर जो हमने क्वेश्चन पहले डाला था जिसमें आपने पूछा था कि गिफ्ट डीड है या सेल डीड है, जो दौलत चौहान जी का सवाल था कि हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को दी रोड बनाने के लिए और उन्होंने रोड नहीं बनाया तो वो वापस लेना चाहते हैं, तो उनका कहना है कि वो गिफ्ट डीड दी थी, इन्होंने गिफ्ट किया था। गिफ्ट डीड, अगर गिफ्ट डीड में उन्होंने ये कंडीशन डाली है कि हम इस गिफ्ट डीड को इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इसके ऊपर रोड बनाएं, और अगर वो रोड नहीं बनाते हैं तो फिर इस भूमि को वो सिविल कोर्ट में जाकर उस गिफ्ट डीड को वॉइड डिक्लेयर करके वापस ले सकते हैं जी। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं डाली है तो फिर वो इस जमीन को नहीं ले सकते जी। तो ये मुझे लगता है इनका सवाल जो है जो था उसका जवाब मिल गया है। गवीश मित्तल जी कहते हैं कि अगर कानून को और पटवारी गलत निशानदेही करते हैं तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई का प्रावधान है? पहले तो ये समझना भी जरूरी होगा लोगों को कि गलत किसे कह सकते हैं, क्योंकि ये कैसे, मतलब अगर हो सकता है ये इनका कहना है कि कोर्ट अगर डिसाइड करता है कि पहली पार्टी ठीक थी और इतना लंबा समय ये कोर्ट में गुजारते हैं, पैसा लगाते हैं, और फिर इनको लगता है कि नहीं वो पहले वाले जो पटवारी थे उन्होंने या कानूनगो थे उन्होंने गलत दी थी, तब ये इनका मुझे लगता है ये चाह रहे हैं कि इसके रिलेटेड चाह रहे होंगे ये। पहली बात तो ये है कि पटवारी कानूनगो की जो डिमार्केशन होती है वो वैलिड तब मानी जाती है जब वो किसी एसी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के द्वारा कंफर्म की जाती है। ओके। इसलिए जब उन्होंने कंफर्म कर दी है तो वो पटवारी कानूनगो की रिपोर्ट इसका मतलब सही है। अगर इन्होंने उस वक्त उनके सामने कोई ऑब्जेक्शन फाइल किया है तो लॉ परमिट करता है कि राजस्व अधिकारी खुद मौके पर जाएगा और मौके पर जाकर उस डिमार्केशन को वेरीफाई करेगा, उसके बाद कंफर्म करेगा। यदि कोई बिना कंफर्मेशन के किसी रिपोर्ट को अगर आप समझते हैं कि डिमार्केशन रिपोर्ट है और वो वैलिड है, वो वैलिड नहीं होती। ओके। राहुल, यहाँ पर राहुल पंडित जी हैं, उन्होंने कहा कि मनीष जी कौंडल जी से एक बात जरूर पूछिए, लोक अदालत से फैसला आता है कि जमीन का पार्टीशन यानी कि तकसीम हो और उस ऑर्डर की कॉपी तहसीलदार कार्यालय में जमा भी करा दिया गया है, लेकिन आज दिन तक कोई भी कार्यालय धरातल पर नहीं हुआ, जबकि प्रभावित परिवार पटवार सर्कल कार्यालय और तहसीलदार कार्यालय के चक्कर काट काट कर थक चुका है। लोक अदालत से फैसला हो चुका है कि पार्टीशन होनी चाहिए, जमीन का तकसीम होना चाहिए, ऑर्डर की कॉपी भी इन्होंने तहसीलदार कार्यालय में जमा करवा दी है, ये इनका कहना है कि उसके बाद आज तक ये काम नहीं हुआ है, तो क्या करना चाहिए इनको? इनको एक दरखास्त लिखनी चाहिए पार्टीशन की, जिसमें सारे हिस्सेदार भी मेंशन होने चाहिए, और वो कोर्ट का कोई ऐसा आदेश है तो वो भी उसके साथ संलग्न करें, और उसके बाद तहसीलदार को डिमार्केशन करना पड़ेगी। लेकिन सिंपली अगर आप एक कोर्ट का आदेश ही उनको दे देंगे तो उस आदेश के ऊपर पार्टीशन कैसे करेंगे? वो तो कोई डायरेक्शन होगी, कोई सजेशन होगी कोर्ट की ने दी हुई कि आप जाकर वहां पर पार्टीशन कराइए, तो पार्टीशन का प्रोसीजर तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो आप प्रोसीजर फॉलो कर दीजिए और पार्टीशन हो जाएगा। ओके। पुरुषोत्तम शर्मा जी जो मंडी से जुड़े हैं, उनका कहना था कि वो एक्ट के बारे में जानना चाह रहे थे कि मुजारा एक्ट है क्या, और इसके तहत मिली जमीन के बारे में भी थोड़ा सा ये जानना चाह रहे थे। एचपी टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 जो है ये इसलिए आया था क्योंकि बहुत सारी जमीनें उस वक्त लोगों के द्वारा कास्ट की जाती थी और उसके बदले में वो मालिकों को गला बटाई देते थे। तो जब केंद्रीय सरकार ने देखा कि ये जो लोग हैं इतनी मेहनत करते हैं और इनको मेहनत का पूरा जो फल है वो नहीं मिलता, तो फिर ये टेनेंसी एक्ट जो है लाया गया था। इसमें जो मुजारे थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करके उनको इसके मालिकाना अधिकार दे दिए गए थे जमीनों के, जिन जमीनों को वो कास्ट करते थे जी। उसमें एक मौरूसी थे, और मौरूसी की डेफिनेशन में नहीं आते थे उनको गैर मौरूसी बताया गया है। तो उनको ये मालिकाना अधिकार इस एक्ट के तहत दिए थे, इसे टेनेंसी एक्ट कहते हैं। जी। सचिन गुप्ता जी कहते हैं तकसीम 2016 में हुई थी, लेकिन वो भी नहीं हुई जो अब सामने आया, तो क्या प्रोसीजर है? हु विल बी अपील्ड अथॉरिटी? या सचिन जी थोड़ा स्पष्ट लिखें, आपका मैं समझा नहीं, इसमें लिखा है इन्होंने
तकसीम 2016 में हुई थी, लेकिन वो सही नहीं हुई थी, ये इनका कहना है। लेकिन वो सही नहीं हुई, जो अब सामने आया तो क्या प्रोसीजर है? मतलब 2016 में तकसीम की, इनको लगता है कि वो सही नहीं हुई है, तो अब क्या करना चाहिए? तो 2016 के बाद आज 2021 तक वो क्यों घर में बैठे रहे? पहली बात तो ये देखने की है। 5 इसमें साल एक लिमिटेशन होता है कि आपको जी, एक अदालत के बाद दूसरी अदालत में अगर अपील करनी है तो एक लिमिट अवधि जो है, समय अवधि उसमें निर्धारित की है कानून में। फिर भी अगर कोई ऐसे कारण है जो इनके बियॉन्ड रीच हैं या ये इनको मालूम नहीं था और ऐसा कोई फैसला हो गया है इनकी एब्सेंस में, तो फिर उसमें वो अदालत में अपील कर सकते हैं आगे, और साथ में लिमिटेशन एक्ट में उनको उसको जो डिले हुआ है उसको कंडोन करने की एक एप्लीकेशन देना पड़ेगी। अगर अदालत समझती है कि इनका जो रीजन है वो जस्टिफाइड है, तो आज भी उसकी अपील जो है न्यायालय एक्सेप्ट कर सकता है। जी। वैसा ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पर आया है, गुरदेव सिंह है। इनका कहना है, हमारी जमीन का 40 साल से तकसीम का केस चला हुआ है, दूसरी पार्टी सहमत नहीं हो रही, अभी शिमला में केस चला है, तकसीम के लिए कितने साल लगेंगे, कृपया रास्ता बताएं। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि पार्टीशन के केस के लिए 6 महीना अवधि जो है निर्धारित है, और अगर कहीं क्वेश्चन ऑफ टाइटल इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए 9 महीने निर्धारित किए गए हैं। जी लेकिन क्योंकि एक अपील का प्रोसेस है जी और एक कोर्ट की अपील दूसरे कोर्ट में, दूसरे की तीसरे कोर्ट में और तीसरे की चौथे कोर्ट में जो है वो लॉ में प्रोसेस दे रखा है। जी अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर पार्टीशन करने में जहां पर 6 महीने का समय निर्धारित किया है, अगर वहां पर आप 3 साल लगा देते हैं और फिर उसके बाद जो अगले कोर्ट में अपीलेंट अथॉरिटी है, वो जबकि 3 महीने में उसकी अपील डिसाइड हो जानी चाहिए, वो वहां पर 3 साल और लगा देते हैं, और उस प्रकार से ऊपर कोर्ट में है, उनमें अगर इतना अवधि वो लगाएंगे तो जीवन तो आदमी का पूरा हो जाएगा। बिल्कुल तो ये जो प्रोसेस है, लॉ बहुत क्लियर है। अभी जी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जी फाइनेंशियल कमिश्नर हिमाचल प्रदेश, जो कि पूरे राजस्व विभाग को कंट्रोल करते हैं, जी उनके पास आप न्यायालय में कभी जाकर इन्वेस्टिगेट कीजिए कि पिछले 2 सालों में कितनी बार हियरिंग केसेस में हुई। वहीं से आपको पता चल पाएगा। जबकि एक रेवेन्यू केस में अपील जो है वो 3 पेशियों से चौथी पेशी में नहीं जानी होती है। उसमें प्रोसेस ये है कि जैसे ही कोई अपील फाइल करता है, उसका फर्स्ट हैंड जो है उसका रिकॉर्ड जो है रिक्वेजिशन किया जाता है, और उसके बाद जो रेस्पोंडेंट है उनकी सर्विस होती है, और उसके बाद आर्गूमेंट करने होते हैं। आर्गूमेंट के दिन या नेक्स्ट पेशी पर डिसीजन सुनाना होता है। इसके लिए कितना समय लगता है? 3 महीने या 4 महीने, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन 5-5, 6-6, 8-8 सालों से जो है केस न्यायालयों में लटके पड़े हुए हैं। सुपरविजन करने वाला कोई नहीं है। जो सुपरविजन करने वाले हैं उनके अपने न्यायालयों के हाल ये हैं, वो सबॉर्डिनेट को क्या डायरेक्शन देंगे, वहां से उनका सुपरविजन क्या करेंगे वो? जी बिल्कुल सर, ना एक तो कोई पीढ़ियां की पीढ़ियां खप जाती हैं। पहले तहसीलदार से आगे के एसडीएम कार्यालय में, एडीएम में, डीसी साहब के पास, फिर फाइनेंस उसमें, तो ये पीढ़ी फिर कोर्ट में जाते हैं, तो तीसरी पीढ़ी को न्याय मिलता है जब एक पीढ़ी जमीन का केस शुरू करती है। ये जो है ये मैन मेड प्रॉब्लम है, ना कि कानून की प्रॉब्लम है। कानून बहुत स्पष्ट है इसके। अच्छा, तो ये मैन मतलब अपनी जगह से वो किसके भी दोषी कौन है, आपको क्या लगता है इसमें? दोषी मैं सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स को मानता हूं, इंक्लूडिंग मिनिस्टर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ओके इस डिपार्टमेंट के ऊपर ना तो प्रशिक्षण का कोई आधार रहा हुआ है, ना तो निरीक्षण कर रहा है, और ये दो चीजें जो है जब तक विभाग में स्ट्रेंथन नहीं की जाती तब तक लोगों को रिलीफ मिलने वाला नहीं है। जब ना तक तो लोग ऐसे ही अधिकारियों कोर्ट कचहरी के को, चक्कर लगाते रहेंगे और सालों पीढ़ियां खपती रहेंगी। बिल्कुल यही होता रह रहा है, क्योंकि रेवेन्यू बैकग्राउंड के लोग जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को संभालेंगे तभी जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सुधार हो पाएगा। आप एक
बिल्कुल ही जिसे कहते हैं, जिसको रेवेन्यू का एबीसी पता नहीं है, उन लोगों को आप रेवेन्यू की मिनिस्ट्री दे देते हैं और उन लोगों को आप एडिशनल सेक्रेटरी या फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू बना देते हैं और उन्हीं लोगों को आप कमिश्नर बना देते हैं, उन्हीं को डिप्टी कमिश्नर बना देते हैं। तो मुझे बताइए, ये कहां से न्याय मिलेगा लोगों को? एक डिप्टी कमिश्नर जो है इस वक्त डीसी में पब्लिक के लिए चीफ सेक्रेटरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसको हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए और वो एक काफी लंबी अवधि तक उसको एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के बाद डिप्टी कमिश्नर लगना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, 4 साल 5 साल की सर्विस के बाद आप देख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर लग रहे हैं, फिर कहां से रेवेन्यू आएगा उनको? ट्रेनिंग के दौरान के हालात मैंने बता दिए थे। जब ट्रेनिंग सेटलमेंट में देने के लिए इनको भेजा जाता है तो वहां पर या तो रेस्ट हाउस में सोए होते हैं या जहां पर इनकी ड्यूटी लगती है वहां से घर भाग जाते हैं। ऐसा केस जो है अभी पीछे पकड़ा भी गया है, जो 5 आईएएस प्रोबेशनर जो है वो सेटलमेंट ट्रेनिंग के लिए जब भेजे गए थे तो वो घर चले गए थे। तो इस तरीके से अगर हमारा जो ट्रेनिंग है, इस तरीके से अगर हमारे ऑफिसर ट्रेनिंग लेंगे तो क्या डिसीजन देंगे आगे जाकर? वो राजस्व डिपार्टमेंट तो कंप्लीटली टेक्निकल डिपार्टमेंट है। बिल्कुल टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ये ठीक कहा आपने। फिर कैसे वो डिसीजन देंगे? एक तहसीलदार के केस को डिसाइड किए हुए एक रॉ हैंड आदमी जो है उसके ऊपर अपील सुन रहा है, वो अगर डिसीजन देगा तो वो गलत होगा। ये प्रॉब्लम इस डिपार्टमेंट में आ रही है जिसको देखने वाला कोई नहीं। इससे जुड़ता हुआ एक सवाल जरूर सर करूंगा जो वर्तमान सरकार का है, जो जनमंच स्टार्ट किया है वर्तमान सरकार ने, जहां पर मंत्री साहब या विधायक मंत्री ये सभी वहां बैठ जाते हैं और एक लोक अदालत लगती है। वहां पर जनमंच में 90% मामले भूमि विवाद के होते हैं। तो क्या इसके ऊपर वो टिप्पणी करना ये सही है, या ये लोग जो कोर्ट में केस चले हैं वहां पर अधिकारियों को बोलते हैं कि आप इसका सॉल्व करो? तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? वैसे क्या वो मामले वहां सॉल्व होते हैं, ऐसे होने चाहिए? मैं कहता हूं जब सरकार के ध्यान में ये चीजें आती है जी तो तुरंत इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं पिछली 1 साल से ना मालूम 1 दर्जन बड़े सीरियस मैटर जो हैं करप्शन के, इरेगुलरिटीज के वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट की फाइलों तक पहुंचा चुका हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने एक मामले में भी इंक्वायरी करवाई हो और किसी के खिलाफ एक्शन लिया हो। इच्छा शक्ति का अभाव। जब इस प्रकार का वर्किंग होगा जी तो फिर कैसे आपको न्याय एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? बिल्कुल 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 सही। सर अगला क्वेश्चन यहाँ राजकुमार जी पूछ रहे हैं, क्या नहीं, ये हरवंश जी का क्वेश्चन है, मुजारा एक्ट क्या मंदिर की जमीन पर भी लागू होता है? मंदिर की जमीन के ऊपर भी लागू होता है और हुआ भी है। जी जी, जी। अगर गैर मुजारे लगे हो तो असली मालिक कौन है? जो असली मालिक है वो क्या गैर मुजारा लगा हो? असली मालिक है जो गैर मुजारा लगा हो। हाँ जी, अगर जगह पर गैर मुजारे लगे हो तो असली मालिक कौन है? नहीं, मालिक तो जो मालिक के खाने में जिसका नाम होगा वो मालिक होगा, लेकिन जो काश्तकार के खाने में जिसका नाम होता है और वो रेंट देता है अपने मालिक को, उसको मुजारा कहते हैं। लेकिन अगर कहीं मुजारा किसी कॉलम में लगा हुआ है और जमाबंदी में रिकॉर्डेड है और वो उसका रेंट देते हैं उनको, तो टेनेंसी एक्ट में जो है उसको मालिक बन जाना चाहिए था आज तक। वो तो मालिक है इन द आइज ऑफ लॉ। जी सर, एक और बड़ी समस्या आती है, ये हमारे पास भी बड़े ऐसे केस आते हैं। इसमें लिखा है कि हमारे लैंड रिकॉर्ड में दादा का नाम थोड़ा अलग है और हमारे एजुकेशन सर्टिफिकेट पर थोड़ा अलग है। अब दादा की मृत्यु हो चुकी है तो अब इसे कैसे सुधार किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि जब सर्टिफिकेट पे दादा का नाम तो आता नहीं है, वो तो बाप का नाम आएगा। बिल्कुल, तो उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बाप के नाम में कोई गलती है तो उसको डिपार्टमेंट ठीक कर सकता है। उसमें एलियास साथ लगता है, उर्फ जिसे कहते हैं फलाना उर्फ फलाना, उसके लिए दरखास्त दीजिए और उसकी करेक्शन हो जाती है और रिकॉर्ड हो जाएगा। जी
यहाँ पर एक सवाल है कि लोक अदालत में जो राहुल पंडित जी थे उनका कहना था कि लोक अदालत में ये फैसला 4 या 4.5 साल से ऊपर हो चुका है पर अभी तक तकसीम नहीं हुई है, ये इनका कहना है। लोक अदालत में जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा। ओके उसमें यह हुआ होगा कि वहां हम आप इसकी तकसीम करा लेंगे जी। और जब इस तरीके से वहां से केस इन्होंने अपना खत्म करवा दिया ये कहकर कि हम तकसीम करा लेंगे, तो केवल उस ऑर्डर के आधार पर ही तकसीम नहीं होगी जी। उनको प्रोसीजरली दरखास्त देना पड़ेगी तहसीलदार के पास और उस कोर्ट के ऑर्डर को भी आप साथ लगा दीजिए। और ये इन्होंने दे दिया सर, तहसीलदार के पास दे दिया इन्होंने, ये कहा इन्होंने 4 सालों से दे के रखा। उन्होंने कोर्ट ऑर्डर की कॉपी दी है, उन्होंने दरखास्त अच्छा। नहीं दी है। ओके, दरखास्त देनी पड़ेगी साथ में, देना पड़ेगी। ठीक। प्रदीप कौंडल जी हैं सर, इनका क्वेश्चन यहाँ पर आया है, अगर 2 हिस्सेदारी और 1 हिस्सेदार बाउंड्री पर पेड़ लगाएं तो क्या दूसरा इसको रोक सकता है? क्या राजस्व विभाग ने कुछ दूरी सुनिश्चित की है बाउंड्री के साथ पेड़ लगाने को लेकर? जब आपका मुश्तरका खाता है जी तो उसमें लॉ ये है कि एक आदमी का कब्जा सबका माना जाता है। जहां तक पौधे लगाने की बात है, आप मेड के ऊपर पौधे लगा सकते हैं लेकिन इस तरीके से लगाएं कि दूसरे के लिए डिस्टरबेंस ना हो जी। ये तो कॉमन लॉ है कि आपकी स्वतंत्रता वहां तक जाती है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता का बाउंड्री स्टार्ट होती है जी। अगर आप उसके ऊपर इनक्रोच करेंगे तो गलत होगा। तो कानूनी उनको रोका जा सकता है, इनका कहना है कि अगर कोई जबरदस्ती बाउंड्री पर लगाता है। कानूनी तो कैसे रोकेंगे जब मैं कह रहा हूं एक का कब्जा जो पौधे अपनी, हालांकि वो पौधे अपनी जमीन पर ही लगा रहे हैं परंतु बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर है जिससे उनको परेशानी हो रही है, इनका कहना है। नहीं रोका जा सकता कानूनी, लेकिन अगर बड़े होकर वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो फिर उनके कुछ इंजमेंट राइट्स होते हैं उनपे। ओके। 7 कमल देव जी हैं, 7 विश्वा का तबादला हुआ, 4 विश्वा का इंतकाल मिला, जो अभी तक क्लियर नहीं है, इसका क्या होगा सर? 7 विश्वा का तबादला किया था, मिला 4 विश्वा का और हुआ इंतकाल 4 विश्वा का। ये अगर क्लैरिकल मिस्टेक है तो ठीक हो जाएगी। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अप्लाई करें, अगर क्लैरिकल मिस्टेक है तो ठीक हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर लैंड लेस सर्टिफिकेट बनवाने हो तो जैसे जमीन दादा के नाम होती है, रविंदर चंदेल हैं सर, जैसे हम लैंड लेस सर्टिफिकेट बनवाना है, जैसे जमीन दादा के नाम होती है और फादर चाचा 2-3 भाई होते हैं और जमीन 12 से 15 बीघे तक हो तो वो कैसे बन सकता है? हिस्सेदार यानी कि 2 से 4 लोग हैं। देखो अगर इस तरीके से लैंडलेस सरकार डिक्लेयर करने लगी लोगों को तब तो फिर यहाँ पर जो है वो 60% सारे लैंडलेस हो जाएंगे। लैंडलेस हो जाएंगे बिल्कुल। ये लॉ जो है इसको परमिट नहीं करता। उनका जो है इनहेरेंट एक राइट है उस अपने बुजुर्ग की जगह में, अपने बाप दादा की जगह में उनका एक राइट है, उनके जन्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको हम लैंडलेस कैसे डिक्लेयर करें? क्या वो पॉसिबल है? कोई लॉ इसको परमिट नहीं करेगा। जसवंत राव जी कहते हैं 50 साल पहले हमने मकान बनाया था, जमीन किसी और की है, तो क्या कब्जा बहाल हो सकता है? पहली बात है कि जब वो मकान बनाया था कब जमीन किसी और की है, क्या उन्होंने उनको परमिट किया था जी, या जबरन बनाया था? लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए मतलब। अगर जबरन बनाया था तो लॉ ये है कि अगर 12 साल तक कोई किसी की जमीन के ऊपर काबिज रहता है और वो 3-4 जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें उसका पोजीशन कंटिन्यू होना चाहिए, उसका पोजीशन जो है हॉस्टाइल होना चाहिए, उसका पोजीशन जो है उसके मालिक के नॉलेज में होना चाहिए और वो परमिसिव पोजीशन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर ये 4-5 इंग्रेडिएंट्स को कंप्लीट प्रूव करते हैं कोर्ट में जाकर तो एडवर्स पोजीशन में वो उसकी मालिक की डिग्री ले सकते हैं। जी सर, निशानदेही बड़ा ही विवादित एक मुद्दा है ये, इस विभाग का, राजस्व विभाग का। सारी की सारी परेशानियों की जड़
जो है वो निशानदेही है। तो इसके ऊपर क्योंकि कभी एक पटवारी आते हैं तो वो निशानदेही देते हैं, दूसरे आते हैं उनकी अलग होती है। तो ये जो जरेब है, ये इसमें कोई फॉल्ट है, उनकी अलग अलग जरेब रहती है, या फिर वो उनकी पैमाइश में फर्क रहता है? चाहे पटवारी है, चाहे पैमाइश करने वाले कोई भी हैं, कानून जो है या जरेब में तो फर्क नहीं होता। जरेब को अगर आपने आजमाइश करना हो तो पटवार खाना के बाहर एक अड्डा बनाया होता है पटवारी ने, वो कागजों में तो बना हुआ है, लेकिन धरातल पे आपको, मेरे को नहीं लगता कि 80% पटवार खानों के सामने मिलेगा। उसका पर्पज यही होता था कि जो जरेब है उसकी लंबाई को लोग वहां चेक कर सकते थे। क्यों कई बार ऐसे भी इंस्टांसेस आए हैं कि पटवार जब मान लिया डिमार्केशन करने के लिए फील्ड में गए तो एक कड़ू जो है वहां से निकाल के रख दिया जी, और जब डिमार्केशन करेंगे तो डिमार्केशन गलत आएगी जी। इसलिए वेरिफिकेशन ऑफ चेन जो है उसकी होना जरूरी है। जहां तक डिमार्केशन में फर्क आने की बात है, इसके बावजूद भी तो गांव में जो लोग हैं वो कई बार मैंने देखा कि एक एक फुट के लिए भी लड़ने लगते हैं जी। अब यहाँ उनको ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जब इसका बंदोबस्त हुआ होता है कि बंदोबस्त के टाइम पर किस तरीके की पैमाइश होती है। बंदोबस्त में ये लॉ है, जब हम पैमाइश करते हैं किसी बाउंड्री की और कहीं पर आधा कर्म आता है या पौना कर्म आता है, मान लिया कोई जमीन जी, तो क्या हम उसमें पौना कर्म नहीं लिख सकते? हम उसको एक कर्म लिख देते हैं, एक कर्म लिख देते हैं यस। और उसी बाउंड्री पर यदि कहीं पर आधा कर्म आता है तो हम उसको ओमिट कर देंगे वहां पर। ओके, ठीक है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा आता है तो आप एक कर्म करते हैं, आधे से कम होता है तो उसको ओमिट कर देते हैं। हाँ, ये हिदायत और यही आधा और जो आधे से ज्यादा, यही उनकी विवाद की जो है वो जड़ बन जाता है कि हमारी बन जाता है। और लोगों को क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इसलिए वो आपस में विवाद करते हैं। इनके लिए आपका क्या सजेशन है? ऐसे लोगों के लिए क्या इनके लिए सजेशन? हम जो काम कर रहे हैं हम इसी पे कर रहे हैं कि लोगों को जब तक आप लीगली एजुकेट नहीं करेंगे तब तक विभाग की मोनोपोली रहेगी और ये विभाग को दोष देते रहेंगे और विभाग जो है वो लोगों को कर्ज करता रहेगा। ये सर एक चीज ये आपने कहा, ये रियली ये मैंने भी इस चीज को महसूस किया। और ऐसे हमारे पास कई ऐसे लोगों ने, जैसे दिनेश जी हैं, इन्होंने दिल्ली से बोला कि ऐसा शो होना चाहिए प्रोग्राम पर, क्योंकि हर घर इससे पीड़ित है। नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। जो आज की युवा पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, उनको भी नॉलेज नहीं है इन चीजों की। तो इसी वजह से तो ये डिस्प्यूटेड ज्यादा रहता है डिपार्टमेंट भी, और लोग डिपार्टमेंट को दोषी मानते हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ उनकी भी जो लोग जनता है उनकी भी कमियां हैं इसमें, क्योंकि वही प्रॉपर ये लोगों में इसके प्रति बहुत इग्नोरेंस है। क्योंकि जो फंडामेंटल्स होते हैं किसी चीज के, पहले उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, तब डिपार्टमेंट को आप दोषी ठहरा सकते हैं। जी सर, ये तो बड़ा पुराना तरीका चलता आ रहा है जरेब वाला। तो क्या निशानदेही में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते हैं, जीपीएस, ड्रोन, ऐसे जैसा सिस्टम कुछ? या आपका क्या नजरिया है इसके ऊपर? क्योंकि आपका इतना लंबा वास्ट एक्सपीरियंस है राजस्व विभाग का, तो आपकी नजर में इसमें कैसे सुधार करना चाहिए निशानदेही के जो विवादास्पद रहती है ज्यादा? सुधार की तरफ सरकार कदम उठा रही है, लेकिन मैंने पहले कह दिया कि सरकार की प्रायोरिटी में ये विभाग नहीं रहा है। हालांकि जो अभी नया सेटलमेंट हो रहा है उसमें थेडोलाइट का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मेजरमेंट की, उसको प्रयोग कर रहे हैं, और उसके तहत जितना भी डिमार्केशन या मेजरमेंट होती है उसमें गलती का कोई चांस नहीं होता। ये मैंने अभी 1 साल पहले सवाठू में हमने एक डिस्प्यूट था बहुत क्रॉनिक, वहां पर सरकार से परमिशन लेके थेडोलाइट का प्रयोग हमने किया था। तो वहां पर जो बहुत बड़ी मिस्टेक निकल रही थी जो जरेब अंदाजी से, वो थेडोलाइट से निकल गई। तो इसका एक ही तरीका है कि ये जो हमारा मैनुअल सिस्टम है, हम जरेब से पैमाइश करते रहे बंदोबस्तों में आज तक, इसको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है थेडोलाइट, उसके माध्यम से जब ये रिकॉर्ड बनेगा तो जो भी पिछली गलतियां हैं वो भी निकलेगी और आगे के लिए कोई गलती भी नहीं होगी। जी, यहाँ पर सर
क्वेश्चन काफी आगे हैं। एक कौशल चंदेल जी हैं, उन्होंने कहा है कि BR कौंडल जी आरटीओ मंडी रहे, उनकी कार्यशैली देखी, काबिले तारीफ, ईमानदार ऑफिसर हैं, हमारा सलाम कहिए सर को। कौशल चंदेल जी ने आपको लिखा है। और सुभाष मन्हास जी झंडूता से, उन्होंने भी कमेंट किया है सेम ऐसा ही आपके लिए। सभी को मेरा नमस्कार। आपने और जी जी ये जो हमारी कार्य प्रणाली है इसके ऊपर सकारात्मक सोच रखी है, इसके लिए धन्यवाद। सर इसमें एक और मेरे पास क्वेश्चन आया है। इनका सवाल है कि बहन अपने भाइयों में से किसी एक भाई के नाम अपना हिस्सा ट्रांसफर करना चाहती है, इसका क्या प्रोसेस रहेगा? और अगर सभी भाइयों के नाम ट्रांसफर करवाना चाहती हो तो क्या प्रोसेस है? अगर भाई 2 से ज्यादा हैं, 3 उनके एक ही के नाम करना है तो क्या प्रोसेस है? और अगर सबके नाम करना है तो क्या प्रोसेस है? ये भी काफी विवाद है। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें रिलिंक्विशमेंट डीड इसकी बनती है, जिसे तर्कनामा कहते हैं। ये 1000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी के ऊपर बन जाती है, बशर्ते कि वो अपने हिस्से को सभी भाइयों को दे। अगर वो केवल एक को देना चाहती है तो उनको गिफ्ट डीड करना पड़ेगी और उस पर स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगी। ये गवर्नमेंट की है, सिंपल है, इतना कोई लंबा चौड़ा इसमें नहीं है हिसाब। मतलब नहीं, नो नो, मतलब स्टैंप ड्यूटी गिफ्ट डीड करके स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी, हो जाएगा। बिल्कुल। और इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होगा, दूसरे भाई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। फिर दूसरे भाई ऑब्जेक्शन वो कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो उनका अपना इंडिविजुअल शेयर है। ओके, बहन का। ओके, ठीक। एक और इससे जुड़ता हुआ सवाल आया है। विरासत का इंतकाल वारिसों के नाम चढ़ने में कई वर्ष लग जाते हैं, इसका क्या कारण है? क्यों देरी होती है जबकि सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं? डेथ सर्टिफिकेट, लंबरदार की रिपोर्ट, उसके बाद भी कई साल लग जाते हैं विरासत का इंतकाल वारिसों के नाम चढ़ने में। वास्तव में ये जो प्रश्न है जी, जिन लोगों के पास ये प्रश्न है वो लोग ही जानते हैं कि ये क्यों डिले होता है। मैं चैनल पर उन सारी चीजों को नहीं कहूंगा, लेकिन ये सारे की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैन मेड हैं। विरासत का इंतकाल जो है वो तुरंत दर्ज करना होता है। जो हमारे अच्छे अच्छे पटवारी हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक पटवारी था जी, वो इतना एफिशिएंट था कि जब उसके सर्कल में किसी की डेथ होती थी तो वहां पर जाकर वो वहां पर शमशान घाट में भी शामिल होता था और वहीं से लीगल हेयर सर्टिफिकेट नोट करके ले आता था। अच्छा जी। और आकर जो है वो विरासत का इंतकाल दर्ज करता था। और जैसे ही वो क्रियाक्रम करके लोग फारग होते थे तो उनको तला देके 1 महीने के अंदर इंतकाल तस्दीक करवा देता था। तो प्रोसेस तो ये है। लेकिन अगर ये विभाग के कर्मचारियों की कोई दिक्कत है तो मैं इसका दोष उनको दूंगा जो उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, ना कि वो कर्मचारी जो इसको डिले कर रहे हैं। तो जो डिले कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? इसमें कार्रवाई करने वाले के पास हिम्मत चाहिए, सब कुछ हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए, बिलासपुर से आप हैं, बिलासपुर में एक पटवारी कानूगो यूनियन का प्रेसिडेंट हुआ करता था जी। उसको वो इतना गड़बड़ मास्टर था कि मैंने भी 4 साल उसकी जो हरकतें थी वो टॉलरेट किया एज ए तहसीलदार, लेकिन क्योंकि उस टाइम में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसका नहीं था तो वो मैनेज कर लेता था डिप्टी कमिश्नर लेवल पर। लेकिन जब मैं डिप्टी कमिश्नर लेवल पर एज ए डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर बैठा जी, तो मैंने डीसी साहब को कहा कि अगर हम इस आदमी को सुधार सकें तो बहुत भला होगा लोगों का। तो उन्होंने कहा कि आप इंस्पेक्शन कीजिए इसकी और मेरे पास इसका जो कार्य प्रणाली है उसको पूरी को रखिए। मैंने उसकी इंस्पेक्शन की, 42 चार्जेस उसके ऊपर लगे थे और उस बंदे को डीसी साहब ने डिसमिस किया था। अच्छा। उसका जो टेरर है आज भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कायम है। अधिकारी वो चाहिए जो हॉनेस्ट एफिशिएंट लोगों को बैकअप करे और डिसऑनेस्ट और इनकम्पिटेंट लोगों को नौकरी से बाहर निकालने की हिम्मत रखे। इस तरीके का लचीला रवैया जो रखा हुआ है
कि मंत्री जी कहेंगे तो किसी को चार्जशीट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, और मंत्री जी कहेंगे तो किसी की चार्जशीट जो है ड्रॉप कर देंगे। ये रवैया नहीं चलेगा। जी तब बिल्कुल फिर बिल्कुल, नहीं आप आती। जी जी, आपकी इसी, ये जो आपकी स्पष्टता है और बेबाकी है, इसी के बहुत ज्यादा कायल हैं लोग और आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर। और जो यहाँ पर हमारे दर्शक हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा, आप बी आर कौंडल जी को फेसबुक पर आप इनको फॉलो करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहते हैं, वहां पर लेख लिखते रहते हैं, यूट्यूब चैनल भी है, वहां भी जाएं। और क्योंकि हम तो अब इनको ऐसे ही प्रोग्रामों में बार बार लेते रहेंगे, क्योंकि ऐसे अथाह सागर जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, इनका मिलना बड़ा जरूरी है लोगों के लिए, इनका आपका एक्सपीरियंस। तो इसके अगला एक और सवाल है सर हमारे पास काफी वर्षों से सरकारी जमीन है जिस पर हमारा कब्जा है। लोग जबरदस्ती रोड निकालने की बात कर रहे हैं, क्या ये संभव है? अगर ऐसा नहीं है तो उनकी कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं? मेरी इनको बड़ी ईमानदारी से सलाह है कि आप रोड निकलने दें, जी और इससे आपको भी सुविधा मिलेगी और उन लोगों को भी जो कि इस रोड को बना रहे हैं। जहां जी तक कब्जे का प्रश्न है, इनको अपने कब्जे का अगर हक एस्टेब्लिश करना है तो पहले इनको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, ओके और वहां पर सरकार के खिलाफ जो है इनको एडवर्स पोजीशन में अपना हक प्रूव करना पड़ेगा। ओके और उसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो है कि अगर 30 साल तक कोई सरकारी जमीन इनके कब्जा में हो, जी और उसके बाद जो मैंने 4-5 इंग्रेडिएंट और बताए जी उनको वो प्रूव कर सके, तब जाकर इसके ऊपर वो अपना हक जमा सकते हैं और अपने पोजीशन को इंटैक्ट ले कर सकते सकते हैं। अन्यथा जी इनका कोई राइट नहीं है कि उसके ऊपर रोड निकलने से वो उनको बाधित करें। इसलिए मेरी उनको यह हॉनेस्ट एडवाइजरी है कि रोड निकलने दें, ताकि आपको भी सुविधा मिले और लोगों को भी। जी, यहाँ पर प्रकाश दरोज जी हैं सर, आदरणीय गर्ग जी और कौंडल जी को नमस्कार। सर, मैं हमारे गांव की लगभग 800 बीघा भूमि जो वो मुस्तक का लैंड है, उसमें काफी हिस्सेदार अब हो चुके हैं, तो उस भूमि को सही आवंटन कैसे किया जाए? 800 बीघा जमीन बता रहे हैं। 800 बीघा जमीन है और उसमें कितने लोग जो है वो मुश्तरका में है, ये देखने की बात है। और उसका जी तकसीम तो हो सकता है, तकसीम करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिपार्टमेंट के पास टाइम नहीं है तो इसमें एक और प्रोविजन है कि वो किसी को आर्बिट्रेटर लगवा दें या किसी को लोकल कमिश्नर लगवा दें, उसको फीस देकर उसकी उस पूरी लैंड की पार्टीशन करवाएं और उसको कन्फर्म करवा दें तहसीलदार से, और हो जाएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जी, यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट में लैंड औस्ती की डेफिनेशन क्या है? जितने भी प्रोजेक्ट हमारे हिमाचल प्रदेश में लगे हैं, इनमें जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इनके लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो है पॉलिसीज बनाई हैं जी और उसमें ये चीजें डिफाइन की गई हैं कि हम औस्ती किसको मानेंगे। जी एक ब्रॉडली मैं डिफाइन कर देता हूं कि जिसकी भूमि उस प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर हुई है कंपल्सरली, वो व्यक्ति औस्ती माना जाता है। ओके। डॉक्टर योगराज योगी हैं, प्रोफेसर हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के। इनका कहना है सर कि अगर कोई, इनका भी वही है बाउंड्री को लेकर, कि एक साथ में एक पेड़ ऐसा लगाया है हमारे घर के साथ में, तो वो गिरने की स्थिति में है, परंतु जो पड़ोसी हैं वो मना करते हैं, तो क्या प्रावधान है पेड़ कटवाने का? ऐसा है, सीआरपीसी 133 में जो एसडीएम के पास पावर्स हैं उसके तहत उनको अप्लाई करें। अगर वो उनकी लाइफ को खतरा है उस पेड़ से और गिरने वाला है, तो वो उस सेक्शन के तहत उसको डेंजरस डिक्लेयर करके उसको कटवाने के आदेश जारी कर सकते हैं। जी। प्रदीप कौंडल जी का एक और सवाल है, इनका कहना है कि अगर रोड जो कागजों में गैर मुमकिन सड़क है, साथ ही एक तरफ सरकारी जमीन भी है जो कागजों में सरकारी सड़क है, जब पीडब्ल्यूडी विभाग रास्ता डबल करना चाहे तो पहले गैर मुमकिन सड़क के साथ लगती जमीन पर रोड बनाएंगे या सरकारी जमीन की तरफ? ये तो प्रश्न इनका अपने आप भी
मुझे लगता है क्या कहना क्या चाहते हैं, अगर प्राइवेट लैंड है तब तो मैं मान कर सकता हूँ, अगर गवर्नमेंट की लैंड है तब तो उसके नहीं, ऊपर रोड इनका बन ही कहना है कि सकता है। सर अगर रोड जो कागजों में गैर मुमकिन सड़क है। तो गैर मुमकिन सड़क जो कागजों में है, क्या स्पॉट पे नहीं है सड़क लगी हुई? नहीं, साथ में ही एक तरफ सरकारी जमीन भी है जो कागजों में सरकारी सड़क है। जो तो जब इनका पीडब्ल्यूडी कहने का रास्ता डबल तात्पर्य, करना चाहेगा, तो इनका कहना है कि जब पीडब्ल्यूडी रास्ता अगर बनाना चाहेगा, सड़क बनाना चाहेगा, तो पहले गैर मुमकिन सड़कों के साथ लगती जमीन पर रोड बनाएंगे या जो सरकारी जमीन है उस पर बनाएंगे। इनका जो प्रश्न है, मैं जहां तक समझा है, ये इनका प्रश्न ये है कि जहां पर गैर मुमकिन सड़क कागजों में लगी है वहां पर सड़क नहीं बनी है, जी बिल्कुल और सड़क बिल्कुल वहां बिल्कुल। बनी है जो उसके साथ में एडजॉइनिंग लैंड है उसके ऊपर बनी है। जी तो अगर डिपार्टमेंट को सड़क बनानी है तो जहां पर उसके सड़क को साथ डबल गैर, करनी है, ये कहना है इनका, डबल करनी है अगर। हाँ, तो गैर मुमकिन सड़क जो लगी है कागजों में और स्पॉट पे नहीं है तो उस तरफ को बनानी चाहिए उनको। ओके जी। किशोर गौतम जी लिखते हैं, पैतृक संपत्ति का मनमर्जी से बंटवारा हो सकता है या नहीं? जैसे 4 संतान हो, पिता किसी के नाम पर गिफ्ट डीड कर दे, तो उस समय क्या सभी संतानों का होना आवश्यक है इस गिफ्ट डीड की वैधता के लिए, या इसे चैलेंज किया जा सकता है? यदि प्रॉपर्टी जो है को पार्सनरी है, इसको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में जाकर। अगर वो खानदानी प्रॉपर्टी है, को पार्सनरी की डेफिनेशन में आती है, तो सिविल कोर्ट में जाकर उसको सेट असाइड करवाया जा सकता है, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा कि ये को पार्सनरी प्रॉपर्टी है परिवार की। नहीं, जैसे किसी के पिता ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है और वो 4 बेटों में से एक को गिफ्ट डीड के दौरान वो दे दे, और वो बाकी 3 अगर बेटे उनके नहीं है, ये ऐसा पूछना चाह रहे हैं। 3 बेटे अगर वहां नहीं है, एक बेटे को गिफ्ट डीड कर दी, तो क्या उसको चैलेंज कर सकते हैं? अगर पिता ने सेल्फ एक्वायर की है प्रॉपर्टी जी और वो एक पुत्र को दे देता है गिफ्ट जी करके, तो जी दूसरे पुत्रों का कोई हक नहीं है उसके ऊपर कि उस जी। गिफ्ट डीड को चैलेंज करे। अगर ये पुश्तैनी है तब वो चैलेंज कर सकते हैं आपके अनुसार? फिर वहां थोड़ा राइट बनता है, पर वो भी सब्जेक्ट टू प्रूव। ओके जी। यहाँ पर मलकियत जमीन पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मिसल बना दी जानबूझ के, अब 3 साल बाद पता चला है कि जमीन मलकियत है, इसमें क्या कर सकते हैं डिपार्टमेंट के ऊपर? राजीव शर्मा यहाँ लिखते हैं। मिसल किस चीज की बनाई? मुझे लगता है मिसल कब्जा नाजायज की बना दी होगी। जी राजीव जी, ये यहाँ क्लियर करें कि मिसल किस चीज की बनाई है। यहाँ पर लेखराज जी, आपका सवाल क्या है? यहाँ पर जो कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारा सवाल नहीं ले रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा 100 से ज्यादा दर्शक जुड़े हैं और लगातार आपके सवाल आते हैं, तो स्क्रीन पर जल्दी जल्दी वो ऊपर नीचे चले जाते हैं, तो दोबारा आप यहाँ पर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, पिछले 1 घंटे से इस शो को कंटिन्यू किया है, आप लोगों के लिए ही ये शो मतलब रखा है। संजय ठाकुर जी हैं, इनका कहना है, भाई जी अगर किसी परिवार में बेटा अपने पिता के साथ रहता है, माँ अपनी बेटी के साथ रहती है, बेटे ने पूरी जमीन पिता अपने नाम पर करवा ली है और वो अपनी माँ को भी नहीं जमीन का हिस्सा दे रहा है, वो कहता है कि पिता ने जमीन अपने पोते के नाम करवा दी है, माँ को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ऐसे में क्या वो माँ अपना हिस्सा कैसे लेगी? और पुत्र अपनी माँ को अपने घर पर ही हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है, वो कहता है कि पिता ने सारा मकान और जमीन उसके पोते के नाम कर दी है, पिता की मृत्यु हो चुकी है। पिता की मृत्यु हो चुकी है जी और बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी कर दी है। जी 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 क्या ऐसा ऐसा ही प्रश्न है? जी। माँ जो है तो वो किस, अपनी बेटी के साथ रहती है। माँ बेटी के साथ रहती है, लेकिन जो पिता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्होंने जो जी प्रॉपर्टी है वो अपने बेटे को किस माध्यम से दी है? क्या कोई गिफ्ट किया है, सेल जी। डीड बनाई है, या कोई वसीयत की हुई है? नहीं सर, तो इसमें यहाँ जो क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो वाइफ है, तो क्या अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर उसका हिस्सा नहीं होता है, चाहे वो गिफ्ट डीड हिस्सा कर दें? होता है, हिस्सा जी, तो होता यही है, लेकिन जी इसमें बहुत सारी चीजें देखना पड़ती है। जो मान लिया सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उस पिता की, जी अगर वो सेल्फ एक्वायर्ड है, वो जी। अपने समय में अगर उन्होंने वो गिफ्ट डीड कर दी है तो ओके वैलिड है। अगर मान ओके लिया
सेल्फ एक्वायर्ड है, वसीयत कर दी है, तब भी वैलिड है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कैसी है। अगर वो जद्दी प्रॉपर्टी है तो उस पे कोपार्सनल प्रॉपर्टी प्रूव होगी और उनका राइट बनेगा। कोर्ट तो कहते हैं कि पत्नी का राइट रहता है पति की संपत्ति के ऊपर, चाहे पति जो है सारी प्रॉपर्टी अपनी गिफ्ट डीड कर दे, तब क्या पत्नी को नहीं मिलेगी? इसमें ऐसा है, जो वसीयत है जी वो उसके माध्यम से अगर की है तो पत्नी उस वसीयत को चैलेंज कर सकती है। वसीयत की जो वहां के जो कंटेंट्स है वसीयत के, उसमें ये देखना पड़ता है कि किस तरीके से उन्होंने, किस आधार पर और किस कारण से उन्होंने एक पुत्र को जो है ये प्रॉपर्टी दी है, तो उसको वसीयत को वो चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर पति जीवित होते तब तो इनका मेंटेनेंस का राइट उनके अगेंस्ट बनता था, लेकिन आज वो जीवित नहीं है, तो अब इनका मेंटेनेंस का राइट जो है पत्नी का पुत्र के अगेंस्ट बनेगा। जी तो वो इस मेंटेनेंस को उस पुत्र से क्लेम कर सकती है जिसके नाम पर अब उनके पति की जो प्रॉपर्टी है वो गई है। जी, ये यहाँ पर अब हम इस शो का अंतिम सवाल ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जिनके रह गए हैं हम कौंडल जी से एक बार फिर से निवेदन करेंगे आने वाले दिनों में कि उनको एक बार फिर से अपने चैनल पर बुलाया जाए और आपके जो पेंडिंग क्वेश्चन है उनके जवाब भी उनसे लिए जाएं। और क्योंकि हमारा भी सबसे मुख्य जो सवाल था धारा अब 118 को लेकर, 118 को लेकर सारा का सारा शो जो है वो निकल गया, क्योंकि उसके ऊपर हम स्पेशल शो करेंगे और उस दिन आपके सवाल भी लेंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, 1.25 घंटे से लगातार ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। यहाँ लेखराज जी का है कि सर पुलिस निशानदेही पर कब्जा करवा सकती है? पुलिस निशानदेही पे कब्जा करवा सकती है जी, कहने का तात्पर्य, यदि पूछ रहे हैं। निशानदेही होती है और किसी की भूमि किसी के कब्जे में निकलती है, इनका प्रश्न मैं समझता हूं यही है जी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी पार्टी को पोजीशन दिलाए मौका पर जाकर। जी इसके लिए उन्हें सूट फॉर पोजीशन जो है वो सिविल कोर्ट में फाइल करना पड़ता है। जी जी। यहाँ पर सर सवाल बड़े काफी छूट गए हैं, इनको जो भी मेरे यहाँ पर दर्शक साथी हैं आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, बड़ी संख्या में आप जुड़े, हमारे साथ पूरा समय दिया। सवाल आपके सारे मैं लिखूंगा, हमारी टीम लिखेगी, आपका एक एक सवाल लिखेगी और ये सवाल हम कौंडल जी तक पहुंचाएंगे और जल्द ही कोशिश करेंगे इसी हफ्ते में हम एक बार फिर से लाइव आएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे और धारा अपने 118 के ऊपर और सेटलमेंट के ऊपर अभी ये भी हमारे सवाल बचते हैं, इनको भी क्लैरिफाई किया जाएगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, द न्यूज वॉरियर पर इतना लंबा समय आपने दिया और आगे भी आपकी सेवाएं हम चाहते हैं। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके जितने भी इस न्यूज वॉरियर को देखने वाले दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब जब ये हमें बुलाएंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम अवेलेबल होंगे, क्योंकि हमारा जो मेन ध्येय है रिटायरमेंट के बाद जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा उद्देश्य भी यही है कि इस विभाग की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार लाया जाए, कुछ बातें जो है सरकार तक पहुंचाई जाए, उनके सुधार करने की हैं और कुछ जानकारी जो है वो लोगों को दी जाए, क्योंकि जनता के बीच में भी सुधार करने की आवश्यकता है ताकि एक डिपार्टमेंट की जो एक छवि है उसको सुधारा जा सके। यही मेरा उद्देश्य है। जी बिल्कुल सर, अभी आपने जाखुम एयरपोर्ट का भी काफी बड़ा मुद्दा उठाया है, उसके ऊपर भी आपका एक स्पेशल से हम चाहेंगे आपकी क्या राय है उसके ऊपर कि वहीं बनना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ कुछ लोग हैं वो आपका कॉन्टेक्ट नंबर मांग रहे हैं, तो क्या आपका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं या कोई और माध्यम है उनको जुड़ने का? अपनी लाइफ में कभी भी अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो सीक्रेट नहीं रखा है। मैंने अपनी सर्विस के दौरान अपने डिस्ट्रिक्ट में हर व्यक्ति के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होता था। अगर रात को 1:30 बजे भी कोई अननोन व्यक्ति मेरे को फोन करता था तो भी मैं उस कॉल को अटेंड करता रहा हूं। आप किसी भी व्यक्ति से मेरे उन सभी जिलों से पता कर सकते हैं जहां जहां मैंने सर्विस की है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में अगर हम किसी ऑफिसर को
फोन करते हैं और उनके पास हमारा जो नंबर है वो सेव नहीं है, तो वो ऑफिसर ऑड आवर्स में अपना मोबाइल नहीं उठाते जी और ये अगेंस्ट दी पब्लिक सर्विस है। ऑफिसर्स को मोबाइल के चार्जेस भी गवर्नमेंट दे रही है। सर, और इनके ये उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं? गवर्नमेंट को अगर कंप्लेंट करें तो इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उनको जी लैंडलाइन टेलीफोन दिए हैं, चाहे कोई और आवर्स में भी फोन करता है, ये पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है कि उसको अटेंड करे, क्योंकि जो हमारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं ये 24 घंटे के सर्वेंट होते हैं, और खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जहां पर वो इमरजेंसीज को डील करते हैं, उनका तो इसमें बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है कि जैसे ही किसी का फोन आता है उसको अवश्य रिसीव करें और उसकी दिक्कत को सुने। जी सर, तो क्या मोबाइल फोन जो है वो भी उनके लिए कंपलसरी है? कहीं एक बार किसी ने कहा, ऑफिसर ने, कि हम मोबाइल फोन सुनने के लिए बाध्य नहीं है, हमें सरकार ने लैंडलाइन दिए हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स को मोबाइल चार्जेस जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही है। अगर बाध्य नहीं है तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, तो ये मोबाइल के चार्जेस हैं ये गवर्नमेंट से वो क्यों ले रहे हैं? जी जी। और बहुत सारे तो ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्होंने स्मार्टफोन जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से खरीदे हैं। जब ये पब्लिक के लिए नहीं यूज होने हैं तो ये किस लिए उन्होंने गवर्नमेंट एक्सचेकर से इसका एक्सपेंडिचर किया हुआ है? जी सर, यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए आपके जो विचार हैं उनको काफी समर्थन यहाँ पर मिल रहा है, और कईयों का कहना है कि आप की तरह ऑफिसर अगर हिमाचल प्रदेश में होते हैं, अब रिटायरमेंट के बाद हम तो चाहेंगे कि आपकी तरफ पॉलिटिशियन भी हिमाचल प्रदेश में होने चाहिए जो स्पष्टता रखे। तो आप राजनीतिक क्षेत्र में भी ट्राई करें, ये सुझाव है यहाँ पर। शायद वो क्वालिफिकेशन अभी मैं डेवलप नहीं कर पाया हूं। नहीं, राजनीति के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वालिफिकेशन है। नहीं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस इसके लिए जो कागजों में नहीं है, अदरवाइज जो है वो तो है। जी जी। एक चपरासी बनने के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है और एक मंत्री बनने के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं जो पॉलिटिशियन में होने चाहिए, वो हमारे में शायद नहीं है। सर, आपके लिए सैल्यूट बड़े आ रहे हैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, और मैं भी अपने दर्शकों को कहूंगा कि सभी के सभी लिखे भाई कुछ ना कुछ कमेंट। अगर आपको लगता है कि कहीं पे हमारे मेहमान जो हैं कि नहीं कोई गलत चीज बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखें, हम आपकी बात पहुंचाएंगे उन तक, पर आप प्रूव करें उनको। परंतु ऐसा कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर। सैल्यूट सर, आपको जैसे ईमानदार ऑफिसर इस देश को बहुत जरूरत है। और सर, आपका जो मोबाइल नंबर है 9418020254, ये सर्कुलेट, ये हम यहाँ पर दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। तो हमारी टीम ने